Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 12th of May 2020 Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is don't be the same, be better. So students, always be better version of yourself. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Lockdown may stay with easier norms for business. This news basically refers to the 6-hour video conference between chief ministers of the different state and our प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ? इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बेसिकली डिस्कशन इस बात पर हुआ कि जो हमारे एक लॉकडाउन चल रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हैं, उनको कैसे रिज्यूम किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से फेस मैनर में हम इस लॉकडाउन से बाहर निकल सकते हैं. हालांकि बहुत सारे स्टेट्स ने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का भी सजेशन गवर्नमेंट को दिया है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो ये डिसाइड करने वाली है कि लॉकडाउन जो है वो 17 मई के बाद भी एक्सटेंड करेगा. बट बहुत सारी जो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा या उनको रिज्यूम किया जाएगा. तो गवर्नमेंट इस बार लॉकडाउन 4.0 में कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो अभी तक बंद थी लॉकडाउन 3.0 में, उनको भी रिज्यूम करने जा रही है. हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आगे भी कंटिन्यू रहेंगे. अब वो कौन से रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगे और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया जाएगा, ये जब 17 मई के बाद जब नई गाइडलाइंस आएंगी तो उसमें क्लियर होगा. हालांकि इस बात का पूरा फोकस है कि गवर्नमेंट अब इस बात पर ध्यान दे रही है कि कैसे ग्रैनुलर प्लानिंग करनी है इन ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता किसी भी इकोनॉमी के लिए. तो लॉकडाउन कैन नॉट बी द ट्रीटमेंट और द कर्व फॉर कोरोना वायरस. ये गवर्नमेंट भी रियलाइज़ कर चुकी है. तो गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत फोकस्ड होकर ग्रैनुलर प्लानिंग के साथ में लॉकडाउन से एग्जिट करना है और वी हैव टू लिव विद द कोरोना वायरस फॉर टाइम बीइंग बाय अडॉप्टिंग सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस. कुछ बिहेवियरल चेंजेस होंगे, सेफ्टी नॉर्म्स होंगे जो इंडस्ट्रीज फॉलो करेंगी, उन सबको लेते हुए हमें अभी फ़िलहाल इसी सिचुएशन में काम करना है. We now have reasonably clear indication as to the geographical spread of pandemic in India. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि अब इस जो हमारा 54 डेज़ का लॉकडाउन रहा, इसमें हमें ये बहुत क्लैरिटी हो गई है कि इंडिया के किस किस जियोग्राफिकल पार्ट में, किस किस टेरिटरी में, किस किस एरिया में जो कोरोना वायरस का कितना इम्पैक्ट है और हर एरिया के अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट कर सकते हैं. इसीलिए ग्रैनुलर प्लानिंग कि भाई अगर रेड जोन है तो वहाँ पर कैसी कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हो सकती है, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम करी जा सकती हैं. अगर ऑरेंज जोन है तो कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम करी जा सकती हैं और अगर वाइट जोन है तो कितनी इकोनॉमी, या ग्रीन जोन है तो कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो रिज्यूम करी जा सकती है. स्टूडेंट, ये जो वाइट जोन है ये दिल्ली के लिए यूज़ है. दिल्ली ने अपना एक अलग क्लास, थोड़ा सा डिफरेंट क्लासिफिकेशन यूज़ किया है. अदरवाइज जो इंडियन गवर्नमेंट ने यूज़ किया है वो, या यूनियन गवर्नमेंट ने वो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को यूज़ किया. ठीक है, तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब हमें बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि किन किन जियोग्राफिकल एरियाज़ में पैंडमिक फैला है या किन में आगे हो सकता है, तो इट्स अप टू द स्टेट. नाउ दे come with a blueprint how to deal with such nuances and how to gradually ease the lockdown. और सेंटर ने ये भी कहा है कि सेंटर इज गोइंग टू रिवील और गोइंग टू अनाउंस अ इकोनॉमिक पैकेज in order to strengthen the health infrastructure with the onset of monsoon round the corner. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक अब बड़ा पैकेज अनाउंस करने वाली है बेसिकली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए. अगर हम डिफरेंट सीएम्स की बात करें तो जो हमारे उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने कहा है कि कॉन्क्रीट डायरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फाइट द कोविड-19. हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्क्रीट प्लान लेकर आए जिसको स्टेट जो है वो क्लियरली फॉलो करेगा, स्पेशली उनका स्टेट. हमारे दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने कहा है कि कुछ एक जोन में अगर हम कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें तो कुछ जोन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नॉर्मली रिज्यूम कर देना चाहिए. हमारे वेस्ट बंगाल के सीएम्स ने जो ट्रेन्स दोबारा से चलने लगी हैं उसको लेकर के कॉशियस किया है यूनियन गवर्नमेंट को. जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने कहा है कि लेबर रिफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट. तो हर तरह के स्टेट सीएम्स ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है इन ऑर्डर टू प्लान फॉर द एग्जिट फ्रॉम कोविड-19 और इकोनॉमिक लॉकडाउन. Bad bank may start with 60,000 crore NPAs. NPA stands for
नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो ये न्यूज़ क्या है, बेसिकली ये न्यूज़ जो एनपीएज हैं हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, बैड बैंक क्या होते हैं। पहले इस न्यूज़ को समझने से पहले हमें बैड बैंक समझना बहुत ज़रूरी है। बैड बैंक्स क्या होते हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता हो। बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो बैड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो बैड लोन को खरीद लेते हैं। बैड लोन को खरीद लेते हैं किससे, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से या कमर्शियल बैंक से। अब क्वेश्चन उठता है बैड लोन्स क्या होते हैं। बैड लोन्स अगर हम बहुत इजी टर्म्स में इसको भी समझे तो बैंक लोन्स हमारे सारे, बैड लोन्स हमारे बेसिकली सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स बैंक के, ऐसे लोन्स बैंक के जिन्होंने परफॉर्म करना बंद किया है। परफॉर्म करना बंद कर दिया मतलब उनकी इंस्टॉलमेंट या उनका रीपेमेंट नहीं आ रहा, जिसने वो लोन लिया था वो चला गया और ही और शी और दैट एंटिटी इज़ नॉट एबल टू रीपे द लोन। तो वो लोन से अब बैंक को कोई इनकम नहीं हो रही, तो बैंक उस लोन ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, तो दैट लोन बिकम द बैड लोन्स और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो ऐसे बैंक्स जो कि एक्चुअली में कमर्शियल बैंक्स का लोन, बैड लोन खरीद लेते हैं, उनका एनपीए खरीद लेते हैं ऑन अ मार्केट प्राइस पे खरीद लेते हैं, जिससे कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, उनकी जो बुक होती है, जो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, उनका कैपिटलाइजेशन होता है, और जो उनका एनपीए होता है वो सडनली गिर जाता है क्योंकि उन्होंने एनपीए किसी और को बेच दिया। अब जो बैड बैंक्स होते हैं ये उस बैड लोन्स की या तो रिकवरी करते हैं या तो उसको उसकी ट्रेडिंग करते हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर क्या है। अभी के लिए देख लेते हैं फिलहाल के लिए न्यूज़ क्या है। Bad banks are likely to move big tickets backed loan accounting for over 60,000 crore to an asset reconstruction company which will focus on turning around non-performing assets and enhancing value। जो 60,000 करोड़ का जो एनपीए है बैंक्स के पास, अब वो बैंक जो है वो बैड बैंक्स को बेच रहे हैं या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी बुक इंप्रूव होगी, उनका कैपिटलाइजेशन उनमें इन्फ्यूज होगा, उनका जो फाइनेंशियल बुक है वो अच्छी दिखेगी। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रेस असेट्स को मैनेज करने का जो उन पर प्रेशर है वो कम होगा। बैंक्स आर लाइकली टू ट्रांसफर मोर स्ट्रेस असेट्स गोइंग फॉरवर्ड। The government could invest up to 50% of the capital in the bad bank। बैड बैंक के इस्टेब्लिशमेंट का बहुत सारी कमिटीज़ ने बोला कि इंडिया में बैड सजेशन दिया कि बैड बैंक इस्टेब्लिश होना चाहिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को क्रिएट करना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट की एंटिटी हो, क्योंकि कोई भी अगर उनका, और इस सजेशन को देने के पीछे एक लॉजिक था कि बैंक्स जो होते हैं उनका काम लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है और अर्निंग्स करना है। बैंक का काम नहीं है कि वो जाकर के रिकवरी करे बैड लोन्स की या पुलिस को लेकर जाए या केस लड़े। इससे क्या होता है, बैंक का जो प्रीशियस टाइम होता है, जो उसकी कोर बैंकिंग है, उससे उसका टाइम हट करके अननेसेसरी ऐसी वैल्यूज़ में जाता है जहाँ से कोई वैल्यू जनरेशन या वैल्यू क्रिएशन नहीं होता। तो इट इज़ नॉट द एक्चुअली द फंक्शंस ऑफ द डोमेन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स टू गो फॉर रिकवरी ऑफ द बैड लोन्स। तो अगर हम उस बैड लोन्स को किसी एक ऐसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऐसे एंटिटी को ट्रांसफ़र कर दें जिसका सिर्फ काम बैड लोन्स की रिकवरी करना हो, तो हमारे जो एनपीए हैं उनकी रिकवरी जल्दी होगी, और जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं दे कैन फोकस अपॉन देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो चाहे बहुत सारे ऐसे पैनल्स बने, कमिटीज़ बनी जिन्होंने बैड बैंक के क्रिएशन के लिए सजेशन दिया है, जिसमें से एक था सशक्त पैनल। सशक्त पैनल ने भी, यहाँ पर इस न्यूज़ में उसकी बात करी गई, सशक्त पैनल ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाए और असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाए। इस तरह के 2-3 एंटिटीज़ के फॉर्मेशन के लिए सजेशन दिया था, जिसको अब बैंक जो है वो गवर्नमेंट और बैंक दोनों ही क्रिएट करने की सोच रही हैं। द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप बोथ ओल्ड एंड द न्यू केसेस। एक्चुअली क्या है, इस पैंडमिक या इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग मोर एनपीएज। इवन उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड भी बढ़ा दिया है। वर्किंग कैपिटल के फाइनेंस करने के लिए जो गाइडलाइंस थी उनको भी रिलैक्स कर दिया है। इसके बाद भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग कि इन अपकमिंग फ्यूचर्स एनपीए इज गोइंग टू इंक्रीज। इसके लिए वो अब 60,000 करोड़ का जो उनका ओल्ड एनपीए था उसको ट्रांसफ़र कर रही हैं, और जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनेगी वो नए केसेस को भी डील करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि बैंक्स आर वेरी मच श्योर कि आगे आने वाले टाइम में एनबीएफसीज़ की वजह से या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की वजह से बैंक्स के एनपीए बढ़ेंगे। बैंकिंग लॉबी ग्रुप इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक द प्रपोजल विच इज़ ऑन द लाइन ऑफ द सशक्त पैनल रिकमेंडेशन। और एआरसी और हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी
या हमारी AIF है, इन सब की फॉर्मेशन के लिए सशक्त पैनल एक फॉर्मुलेट किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2018 में, उसकी भी रिकमेंडेशंस यही थी। The IBA plan envisaged setting of three entities: ARC, AMC, and AIF. ARC stands for Asset Reconstruction Company, AMC stands for Asset Management Company, and other is AIF, that is Alternative Investment Fund. तो ये तीनों एंटिटीज़ जो हैं वो मिल करके असेट्स को, जो रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो असेट को खरीदेंगी, मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करेंगी, और AIF जो फंड रेज करेगी किसकी ट्रेडिंग के लिए, जो हमारे बैड लोन्स हैं उनकी ट्रेडिंग के लिए, ताकि उनको अच्छे से रिकवर किया जा सके। द प्रपोज्ड ARC विल हैव टू बी बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट। और ऐसा कहा जा रहा है कि ARC में किसी भी प्राइवेट एंटिटीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए इतनी एंट्री देने के प्रोविज़न नहीं है। ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट जो है वो 50% कैपिटल दे करके गवर्नमेंट खुद एक एंटिटी क्रिएट करे जिनमें गवर्नमेंट का 50% कैपिटल हो। ऐसी ERC में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम करने की बात कही गई है, प्राइवेट प्लेयर्स को कम अट्रैक्ट करने की बात कही गई। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अगर अट्रैक्ट होंगे तो बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज़, प्रॉफिट शेयरिंग इश्यूज़ भी जनरेट होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट, ऐसा बोला जा रहा है कि जितने भी जो ARC जो क्रिएट करी जाएँ एसेट मैनेज रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज, वो गवर्नमेंट के कैपिटल से बैक्ड अप हो। अ सिमिलर अरेंजमेंट वॉज डन इन केस ऑफ IDBI बैंक वेयर द स्ट्रेस एसेट्स मैनेजमेंट फंड वॉज क्रिएटेड, बैंकर्स एडेड। ऐसा पहले भी हिस्ट्री में हो चुका है IDBI के लिए। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द राइज ऑफ द NPA, एंड because of that the banks are demanding from government to create the asset reconstruction company, asset management company, and asset investment fund. ओके, तो दिस इज़ द एक्चुअल प्लान। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन उठता है कि सशक्त पैनल क्या होता है, सशक्त पैनल क्या था। हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जा सके कि व्हाट इज़ सशक्त पैनल, क्योंकि इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री चाहे हो, NPA हो, चाहे वो लेबर लॉज हो, और चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, ये सब बहुत न्यूज़ में, तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में इन सबसे प्रोबेबल क्वेश्चंस बने आपके लिए। तो प्रोजेक्ट सशक्त इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन स्ट्रेस एसेट्स अनवील्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जुलाई 2018। जुलाई 2018 में हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट सशक्त इनिशिएट किया था, एक पॉलिसी इनिशिएट करी थी, जिसमें बेसिक जो पर्पस था गवर्नमेंट का, वो पर्पस ये था कि कैसे हम अपने जो हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके NPA बढ़ रहे हैं, जिनके स्ट्रेस एसेट्स बढ़ रहे हैं, या जिनका बैड लोन्स बढ़ रहा है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, और उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सके, और जो बैड लोन्स ऑलरेडी है उसको कैसे टैकल किया जाए, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ NPA ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स इन द कंट्री। तो इसके लिए, और क्रेडिट जो कैपेसिटी है बैंक की कैसे इंप्रूव करी जाए, क्रेडिट कल्चर जो है इंडिया में, क्रेडिट फोलियो ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक से सबको कैसे, इंडिया में बहुत क्रेडिट कल्चर की अगर बात है तो इंडिया में मैक्सिमम टाइम आप देखते हैं कि लोग क्रेडिट तो लेना चाहते हैं बट उसे रीपे नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू रीपे एक्चुअली। अगर बहुत ज़्यादा लीगल और जुडिशरी का डर ना हो तो शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो लोन को रीपे करना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह के कल्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए और कैसे एक वाइब्रेंट मार्केट क्रिएट करी जाए ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ द स्ट्रेस एसेट्स, ऑनलाइन जो स्ट्रेस एसेट्स हैं उनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए। और उनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग कौन करेगी, हमारी ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो AIF हमारी क्रिएट करने के लिए सजेशन दिया था सशक्त पैनल ने, तो उसको कैसे एक्चुअली एक वाइब्रेंट मार्केट के तौर पे उभारा जाए या डेवलप किया जाए। द पॉलिसी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द सुनील मेहता। ये PNB के PNB पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन थे, उन्हीं के चेयरमैनशिप में इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और कमेटी ने 5 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी दी थी, जिसमें उसने बोला था कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होनी चाहिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होनी चाहिए, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जनरेट होना चाहिए, जिससे कि हम जितना भी हमारा बैड लोन्स है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसको खरीदेगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको मैनेज करेगी, कैसे उसकी ट्रेडिंग करनी है, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो एक्चुअल में एक वाइब्रेंट मार्केट जनरेट करेगा उसकी ट्रेडिंग के लिए। तो ये सशक्त पैनल आप याद रखेंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 3। इंडियाज मोबाइल डिवाइस मार्केट एंट्री ए वरी फॉर चाइना एंड वियतनाम। जैसा कि हम सभी कई टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये पैंडेमिक जो हुआ है COVID-19 की वजह से वर्ल्ड में, इट इज़ जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, सो दैट इंडिया कैन इंक्रीज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाई 25% इन ईयर 2022, जिस जो एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट का टारगेट था कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में, जिसमें हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन GDP में 25% तक करना चाहते हैं।
तो इस न्यूज़ में क्या कहा गया है, इस न्यूज़ में ये कहा गया कि गवर्नमेंट ने जो नया इंसेंटिव प्लान बनाया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्लान्स, उन सारी कंपनीज़ के लिए जो कि चाइना छोड़ रही हैं बिकॉज ऑफ द मिसट्रस्ट जनरेटेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। तो ऐसे यूएस की कंपनीज़ जो कि चाइना छोड़ रही हैं बिकॉज ऑफ द चाइना और यूएस वॉर, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, और इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन, जैसा कि हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स और बहुत अदर तरह की इंसेंटिव स्कीम्स स्टार्ट करें, जिससे कि हम जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर सकें। और ये जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं ये चाइना और वियतनाम के लिए एक कॉशस जनरेट कर रही हैं, जिससे चाइना और वियतनाम को थोड़ा सा फेयर है। दे आर बोथ कंट्रीज आर वरी कि इंडिया इज़ गोइंग टू डोमिनेट द बेसिकली मोबाइल मार्केट। क्या एक्चुअली क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट न्यू इंसेंटिव स्कीम्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस एक्सपोर्ट गेट्स ऑफ द ग्राउंड, top global players like Apple, Samsung, Vivo, and the global vendors that manufacture phone, our brand could help India to grab more than 70% shares of global export market by year 2025। 25 तक ये इंडिया का शेयर जो है वो 7% तक इंक्रीज कर देगी। अगर इस तरह जो जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, अगर ये स्कीम्स सक्सेसफुल हुई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में, जो कि चाइना को छोड़ रहे हैं उनको अगर अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हुई, तो इंडिया का जो शेयर है वो मोबाइल सेगमेंट में, मोबाइल डिवाइस एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। सोर्सेज प्रीवी टू डिस्कशन बिटवीन ग्लोबल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स एंड द गवर्नमेंट से दीज कंपनीज कुड जनरेट एक्सपोर्ट मोर देन 2 ट्रिलियन एनुअली। और अगर ये कंपनीज एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई और अदर जो ग्लोबल वेंडर्स हैं, अगर ये इंडिया में आए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन एनुअल का मोबाइल का डिवाइसेस का एक्सपोर्ट जनरेट करेंगे। और ये किस लिए होगा, जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ला रही है उससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं मोबाइल सेक्टर की जो कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होंगी, इंडिया में उनका इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया का जो मोबाइल डिवाइसेस के एक्सपोर्ट में कितना शेयर है, 0.5% का शेयर है, दैट इज़ $2 बिलियन। मतलब इंडिया केवल $2 बिलियन 0.5% जो मोबाइल डिवाइसेस का एक्सपोर्ट है उसमें उसका केवल इवन 1% का भी शेयर नहीं एक्सपोर्ट में। और चाइना और वियतनाम कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ द मार्केट। मतलब चाइना और वियतनाम ऐसे दो कंट्रीज़ हैं जो मोबाइल डिवाइस के एक्सपोर्ट में या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 85% का मार्केट इन्हीं दोनों की कंपनीज़ का है। और जिसमें 3 कंपनीज़ जो हैं वो एप्पल, सैमसंग एंड हुआई, ये तीनों कंपनी 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट को कैटर करती हैं। मतलब ये 3 कंपनीज जो हैं एप्पल, सैमसंग और हुआई, ये इन दोनों ही कंट्रीज़ में मैक्सिमम स्टैब्लिश हैं और इन्हीं दोनों कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन करती हैं बिकॉज ऑफ द चीप रॉ मटेरियल एंड चीप लेबर कॉस्ट। और जिसकी वजह से ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये 85% एक्सपोर्ट करते हैं टोटल मोबाइल डिवाइस का, और ये कंपनीज हैं वो 75% एक्सपोर्ट करती हैं। और इंडिया का शेयर कितना है, 0.1% का। द बजटरी एलोकेशन फॉर द स्कीम, जो स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम आई है उसके लिए जो बजट एलोकेशन किया है गवर्नमेंट ने वो 40,000 करोड़ का है। और अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हुई और इंडिया इज़ एबल टू अटैक द मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर, देन इंडिया शेयर विल इंक्रीज अप टू $1 बिलियन। 2 बिलियन से हम $110 बिलियन पर आ जाएंगे बाय ईयर 2025। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ की, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने एक्सपोर्ट सेगमेंट को बढ़ाने के लिए इन मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। TDS रेवेन्यू कलेक्शन इन फर्स्ट डेज ऑफ मे डाउन टू 22%। जो हमारा इकोनॉमिक लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो उसका भी शॉर्टफॉल हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमारे कम हो ही रहे हैं, बेसिकली जीएसटी कलेक्शन तो हमारा बिल्कुल ही बहुत ही मिनिमम रहा है। क्यों? क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद थी, जिसकी वजह से जो जीएसटी कलेक्शन रहा है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ। और उसी में स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जो उनका प्रीवियस ड्यू है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को देती है जीएसटी का प्रपोर्शन, वो ड्यू तो क्लियर कर दीजिए ऑलरेडी, क्योंकि जीएसटी इस फाइनेंशियल ईयर में जो जीएसटी है वो बहुत डाउन रहा है। तो एटलीस्ट हमारे प्रीवियस ड्यूज क्लियर करें जो कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ खर्चे कर सकें। हमारे जो रिवेन्यूज हैं वो बिल्कुल ड्राई अप हो चुके हैं। तो वो न्यूज़ अलग है। इस न्यूज़ को देख लेते हैं। इसमें क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फेल 22% फ्रॉम May 1 to May 10, द लास्ट डे ऑफ द TDS पेमेंट।
शुरुआत मई के 10 दिनों में जो TDS फॉल किया है 22% का। एंड दिस इंडिकेट्स, और बेसिकली जो रीजंस बताया जा रहा है वो रीज़न क्या बताया जा रहा है कि जो बहुत बड़े बड़े ले ऑफ हो रहे हैं और सैलरी में कट हुए हैं। सैलरी में कट और ले ऑफ की वजह से जो और रेंटल एक्टिविटीज़, जो एक्चुअली रेंटल एक्टिविटीज जो रेंट होता है ना, जो लैंडलॉर्ड जो रेंट लेते हैं उस पर भी TDS ही लगता है। तो उन सारी एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन हुआ है, बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं, सैलरी कट हुए हैं, जिसकी वजह से जो TDS है वो बहुत लोग फिल या नहीं भर पाए हैं, नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से जो TDS कलेक्शन रहा है वो 44,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली रहा है शुरुआत के 10 दिनों में, जो कि पिछली बार 56,000 करोड़ था सेम पीरियड में, लास्ट ईयर के सेम पीरियड में। इनफैक्ट ग्रॉस डायरेक्ट tax collection from April 1 to May 10 this fiscal year were down to 14.6%। अगर हम टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा लें, अप्रैल 1 से मई 10 तक का लें कितना कलेक्शन हुआ है, तो वो कलेक्शन भी 14.6% कम हुआ है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। पिछले ईयर वो कितना था, 1 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ था, 1 ट्रिलियन TDS गवर्नमेंट को मिला था एज अ रेवेन्यू, और इस बार कितना मिला है, 85,665 करोड़। तो 14.6% का फॉल देखा गया है। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हैं, बिजनेस जो है वो बिल्कुल हिस्टोरिक लो पे काम कर रहे हैं। सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके 5.4% तक हिस्टोरिक लो जो रहा है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रहा है। हालांकि PM जो हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर, दे आर कंटिन्यूसली अर्जिंग द इंडस्ट्री नॉट टू ले ऑफ, बट जो डेटा है वो सजेस्ट कर रहा है, इवन कि अगर आप देखें डे टू डे की न्यूज़ तो बहुत सारी जो कंपनीज़ उन्होंने ले ऑफ किया है, और ऐसी कंपनीज़ जिन्होंने ले ऑफ नहीं किया है या तो उन्होंने सैलरी कट किया है, अगर सैलरी कट की बात भी ना करें तो उन्होंने इंक्रीमेंट को, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंक्रीमेंट को रोक दिया, जिसमें TCS हो गया, हमारे रिलायंस ने तो हमारा सैलरी कट किया है। और अगर बहुत सारी एविएशन इंडस्ट्रीज़ को देखें तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को लीव विदाउट पेपर भेज दिया है। तो इसकी वजह से जो TDS है वो फॉल किया। यहाँ पर एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, कि जो TDS होता है वो फिर वो डिफर्ड सैलरी पर भी पे किया जाता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ TDS नीड टू बी डन व्हेन इट इज़ ड्यू इवन इफ द सैलरी इज़ डिफर्ड। अगर आपको इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, किसी एम्प्लॉय को इस महीने की सैलरी नहीं मिली, बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सैलरी उसको अगले महीने या 2 महीने बाद मिलेगी, इसके बावजूद भी उस एम्प्लॉय को या उस वर्कर को वो एक्रूड सैलरी पर या डिफर्ड सैलरी पर TDS इसी मंथ पे करना पड़ेगा, भले ही उसको सैलरी मिली हो चाहे ना मिली हो, चाहे वो ओवर ड्यू हो नेक्स्ट मंथ में। तो इसके बावजूद भी जो TDS है वो फॉल किया है। तो एक्चुअली कंपनीज ने क्या किया है, डेटा इंडिकेट दैट देयर मे हैव बीन मोर ले ऑफ्स एंड सैलरी कट्स, और ऐसा बोला जा रहा है कि जो सैलरी कट्स हुई हैं, जो ले ऑफ हुए हैं, ये आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में डिमांड नहीं, तो कंपनीज़ को ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री को ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयज़ की, लेबर्स की। ऑल्दो सम मे हैव डिफर्ड सैलरी बट द TDS बिकम पेएबल व्हेन द सैलरी बिकम्स ड्यू। आपकी अगर एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू भी है, ठीक है, अगर एज अ बिजनेसमैन आपने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू कर दी है कि हम आपको मई की सैलरी जो है वो जुलाई में देंगे या हम आपको अगस्त में देंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एज अ बिजनेस आपको मई का TDS जमा करना होता है गवर्नमेंट में। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, TDS जो है वो ऑलरेडी कट जाता है, तो ये बिजनेस पर फिलहाल के लिए जो है वो लायबिलिटी जनरेट हो रही है। बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी चाहे दें चाहे ना दें, बट उन्हें एम्प्लॉयज़ का TDS पे करना है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, और इवन जो TDS जो हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी। इसके बावजूद जो कि TDS मैंडेटरी है, डिफर्ड इन सैलरी पर भी पे किया जाता है, फिर भी जो TDS कलेक्शन है वो 22% फॉल कर गया। दैट सिंपली इंडिकेटिंग द ले ऑफ एंड सैलरी कट्स। बिसाइड्स मैनी हैव एंडेड कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट रिन्यूड देम। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को यूज़ करते थे, उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया और रिन्यू नहीं किया है। रिन्यू नहीं किया मतलब उन्होंने, जैसे कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट जून में ख़त्म हो रहा था एम्प्लॉयज़ का, तो उन्होंने मार्च में ही एंड अप कर दिया ताकि उनको सैलरी ना देनी पड़े, और सैलरी नहीं देनी पड़ेगी तो उन्हें TDS नहीं जमा करना पड़ेगा, और उन्होंने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है। और ये एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, डिमांड बूस्टअप होगी, देन दे विल अगेन हायर दोज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ एंड दे रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे, तब से सैलरी देना स्टार्ट करेंगे। और रेंटल पेमेंट्स जो हैं वो भी डिफर कर गए हैं। बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे या जो ऐसे रेंट पर जो लोग रहे थे वो अपने अपने नेटिव प्लेस में चले गए हैं, जैसे कि रेंट से जो TDS आता था वो भी डिक्रीज़ हुआ है। तो इन सब की चीज़ों की वजह से जो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के ही रिवेन्यू फॉल
कर रहे हैं, रेवेन्यू तो फॉल कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, लेकिन एक्सपेंडिचर्स तो इंक्रीज ही कर रहे हैं। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बोरो किया है इंटरनेशनल, कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इन ऑर्डर टू act on a emergency basis towards the pandemic. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4. गवर्नमेंट में चेंज टैक्ट फॉर द गो बिगर स्टिमुलस. जैसा कि हम कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे थे बार बार न्यूज़ में कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा पैकेज लाने के पक्ष में नहीं है, एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज लाने के साइड में नहीं है. गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू कम अप विद द स्मॉल पैकेजेस फॉर टारगेटेड बेनिफिशरीज. हम बोलते हैं टारगेटेड इकोनॉमिक पैकेज को लाने के फेवर में थी गवर्नमेंट की. छोटे छोटे पैकेज, इकोनॉमिक पैकेजेस लाए जाएंगे और वो टारगेटेड बेनिफिशरीज के लिए जाएंगे कि भाई ये इस बार का पैकेज जो NBFCs के लिए, इस बार का जो छोटा सा पैकेज है वो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के लिए, इस बार का छोटा सा जो पैकेज है वो MSMEs के लिए. बट ये न्यूज़ ये कह रही है कि अब जो कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लोन अवेलेबल हो गया है, गवर्नमेंट ने जो बाहर से बोरोइंग्स करी हैं, तो गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू अवेलेबल है या मनी अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग टू कम अप विद अ बिगर स्टिमुलस पैकेज देन 1.7 ट्रिलियन एज अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ मार्च. गवर्नमेंट अब एक बहुत बड़ा पैकेज लाने जा रही है रादर देन गोइंग फॉर अ स्मॉल टारगेटेड पैकेजेस. The possible quantum of her next set of announcement could be approximately of 3 ट्रिलियन और मोर. ऐसा कहा जा रहा है कि 3 ट्रिलियन का इकोनॉमिक पैकेज या रिलीफ पैकेज जो है वो गवर्नमेंट लेकर के आएगी. हालांकि इस पर अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया. देयर कुड बी द मल्टीपल मेजर्स अनाउंस्ड इन क्विक सेशन नॉट ओनली बाय फाइनेंस मिनिस्टर बट ऑल्सो अदर मिनिस्टर्स रिगार्डिंग देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर्स एंड by the RBI also. मतलब finance ministry और other important ministries were also came up certain guidelines or certain packages with RBI. ये तीनों मिल करके 3 ट्रिलियन का पैकेज लाने का ऐसा प्लान किया जा रहा है, या इससे भी बड़ा स्टिमुलस पैकेज लाने का की प्लानिंग चल रही है, जो कि गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट है. जिसमें प्रीवियस अप्रोच में क्या था कि छोटे छोटे पैकेज टारगेटेड बेनिफिशरीज के लिए लाने ताकि उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके. These will be the physical measures for citizens and beneficiaries which will directly come out of the center's budget as well as below the line actions aimed at boosting the flow of liquidity primarily aimed at MSMEs and industry. ऐसा पहले गवर्नमेंट कह रही थी कि जो इस बार का इकोनॉमिक पैकेज आएगा वो इंडस्ट्री के लिए नहीं आएगा या MSME के लिए नहीं आएगा, बड़े कॉरपोरेट जो जायंट्स हैं उनके लिए नहीं आएगा. अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि छोटे जो हमारे अदर जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो अदर वर्नरेबल सेक्शंस हैं, उसके लिए पैकेज लाया जाएगा. बट गवर्नमेंट ने अब इस चीज़ को रिवाइज़ करते हुए कहा कि जो ये बड़ा पैकेज आ रहा है ये सबके लिए ही आ रहा है, MSMEs के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए भी. तो गवर्नमेंट ने अपना अप्रोच चेंज किया है. द क्यूमुलेटिव size of this announcement could rival that of other G20 nations as a percentage of GDP. और गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो उसके राइवल्स हैं G20 में, जो उसके और जो इनका काउंटर पार्ट्स हैं G20 में, उन्होंने जितना परसेंटेज ऑफ GDP पैकेज रहा है, गवर्नमेंट उसको टैकल करने की कोशिश कर रही है कि वो भी उतना ही या उससे ज़्यादा बड़ा पैकेज लेकर के आए जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिज्यूम किया जा सके. दिस इज़ द डिपार्चर फ्रॉम द सेंटर्स अर्लियर थिंकिंग दैट इट विल नॉट अनाउंस अ मैसिव पैकेज इन स्पाइट ऑफ द इंडस्ट्री बॉडीज एंड स्टेक होल्डर वांटिंग इट टू डू सो. ये गवर्नमेंट के पिछले जो डिसीजंस थे उससे शार्पली डिपार्चर किया, जिसमें हालांकि इंडस्ट्री गवर्नमेंट से कंटिन्यूअसली यही कह रहे थे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव दैट गवर्नमेंट शुड केम अप विद अ मैसिव एंड द बिग स्टिमुलस पैकेज. बट गवर्नमेंट इस चीज़ पर एग्री नहीं कर रही थी. ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो अपना थिंकिंग से डिपार्चर लिया है, पॉलिसी डिपार्चर लिया है, ये 3 फैक्टर्स की वजह से लिया है. कि ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि छोटे छोटे पैकेज लाने से बेटर है कि एक बड़ा और बिग स्टिमुलस पैकेज लाया जाए जिसमें सारे बेनिफिशरीज को इंक्लूड कर लिया जाए. वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो इंक्रीज हो गई है, गवर्नमेंट ने बोरोइंग लिमिट इंक्रीज कर दी है, फिजिकल डिफिसिट की जो लिमिट थी उसको ब्रीच कर दिया या उसको बढ़ा दिया है. बोरोइंग लिमिट्स कितनी कर दी गवर्नमेंट ने? कल की न्यूज़ हमने डिस्कस किया था, 12 ट्रिलियन कर दी, जो पहले कितनी थी? 7.8 ट्रिलियन थी.
दूसरा फैक्टर क्या है, बेटर आइडिया हाउ डीप द इकोनॉमिक स्लम इज। अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा, या सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा आइडिया होगा कि कितना इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इकोनॉमिक जो स्लम्प हुआ है उसको कितना हुआ है, किस किस सेक्टर में कितने कितने लॉस हुआ है और किस किस सेक्टर को कैसे रिवाइव करना, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है लॉकडाउन की वजह से, तो गवर्नमेंट ने पूरा असेसमेंट कर लिया है। और तीसरा फैक्टर क्या है, विद द इकोनॉमिक ग्रेजुअली बीइंग ओपन अप, और इकोनॉमी जो है वो धीमे धीमे ओपन अप हो रही है। तो गवर्नमेंट के पास अब जो फोर सीन है वो गवर्नमेंट क्लियरली देख सकती है कि किस तरह से किस इंडस्ट्री ने क्या फेस किया है, और वो अब ओपन होने की कंडीशन में किस तरह के फैक्टर्स को फेस कर रही है, ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रही है, चैलेंजेस को फेस कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट इस कंडीशन पे है कि वो एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज प्लान कर सकती है, इंडस्ट्री के लिए भी, एमएसएमईज के लिए भी, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए भी, और वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट को क्लैरिटी नहीं थी कि कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, बोरोइंग्स कहाँ से आएंगे, फंड कहाँ से अवेलेबल होगा, और दूसरी चीज़ किस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ है, किस सेक्टर को कितने पैसे की, कितने फंड एलोकेशन की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों पे अब गवर्नमेंट की क्लैरिटी हो गई है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एक बड़ा पैकेज लेकर आने वाली है। अगर साइज ऑफ द कोविड-19 पैकेजेस की बात करें, जो अदर G20 नेशंस ने कितने कितने बड़े साइज़ के इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किए हैं, तो हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने सबसे बड़ा इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है, जो कि 11% ऑफ इट्स GDP है। ऑस्ट्रेलिया का 9.7%, कनाडा का 8.4, इसी तरह चाइना, और आप देख सकते हैं सबका बड़ा, चाइना का 1.2, इंडिया का सबसे लो है जिसमें 0.8 है इंडिया का, और जापान ने बहुत ही कम इकोनॉमिक पैकेज को हालांकि अनाउंस किया है, बट जापान ने बहुत अच्छे से टैकल किया है कोविड-19 को। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 5। यील्ड अप टू 20 बेसिस पॉइंट ऑन बोरोइंग टारगेट हाइक, बैंक स्टेम फ्री फॉल। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड्स हैं उन पर यील्ड बढ़ने वाली। क्यों यील्ड बढ़ने वाली? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग्स को बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग्स को बढ़ा दिया है तो क्या होगा, बॉन्ड मार्केट जो है वो इशू बढ़ेगा, बॉन्ड मार्केट की सप्लाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट बॉन्ड तो इशू करती है ना, जी सिक्योरिटीज जिसको बोलते हैं, जी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बढ़ाएगी। भी लोन लेना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने 12 ट्रिलियन का लोन की लिमिट कर दी है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट और ज़्यादा जी सिक्योरिटीज या और ज़्यादा बॉन्ड इशू करेगी। ज़्यादा बॉन्ड इशू करेगी, मार्केट में बॉन्ड की सप्लाई बढ़ेगी। डिमांड सप्लाई का गेम इधर चलता है स्टूडेंट। अगर आप बहुत ईजी टर्म्स में समझाऊँ आपको, तो बॉन्ड की सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट के प्राइस फॉल करेंगे। जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसके प्राइस फॉल करते हैं। प्राइस अगर बॉन्ड केस में अगर आप सोचें बॉन्ड के प्राइसेस फॉल करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड्स की यील्ड जो है वो इंक्रीज करेगी। ये जो कनेक्ट कर सकते हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अगर आप जैसे ही मार्केट प्राइस फॉल करेंगे यील्ड जो होती है इंक्रीज करती है, या इसको आप थंब रूल की तरह ले सकते हैं, एज द मार्केट प्राइजेस राइजेस यील्ड इंक्रीज, और एज द मार्केट प्राइजेस इंक्रीज यील्ड जो है वो फॉल करती है। इसको आप ऐसा थंब रूल भी ले सकते हैं इन अ नॉर्मल सिचुएशन। तो 20 बेसिस पॉइंट्स जो है वो बॉन्ड मार्केट ने गेन किया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड और स्टीप हाइक इन द गवर्नमेंट बोरोइंग्स। द गवर्नमेंट हैड सरप्राइज्ड एवरीवन विद द रिवाइज्ड बोरोइंग प्लान ऑफ 12 ट्रिलियन अगेंस्ट 7.8 ट्रिलियन प्लान। जैसा गवर्नमेंट ने प्लान किया था 12 ट्रिलियन का से वो प्लानिंग से बढ़ाकर 12 ट्रिलियन कर दिया है लोन का अमाउंट, बोरोइंग्स का अमाउंट, और वीकली बोरोइंग्स बढ़ा दी कितनी, 30,000 करोड़, जो पहले कितनी थी 20,000 करोड़ थे। द शार्प इंक्रीज विल नो इंडिकेशन ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट विद आरबीआई। और ऐसा भी नहीं कहता कि आरबीआई इज गोइंग टू बाई द बॉन्ड्स, ठीक है। आरबीआई भी जो था वो बॉन्ड जो था वो बाई करने के लिए, आरबीआई ने ऐसा कोई भी इंक्लिनेशन शो नहीं किया था कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदेगा। इसलिए जो है वो मार्केट में जो यील्ड है वो बॉन्ड्स का वो इंक्रीज किया गया। हालांकि बैंक ने मंडे को जो आरबीआई जो गवर्नमेंट थे उसने आरबीआई को फ्री हैंड दिए थे ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए, बट बैंक्स ने मंडे तक कोई भी ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं किया था। लेकिन मार्केट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 1-2 दिन में बैंक विल डेफिनेटली, बैंक मीन्स सेंट्रल बैंक और एपेक्स बैंक और आरबीआई विल डेफिनेटली कम विद द ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 ट्रिलियन, 2 to 3 ट्रिलियन का ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो आरबीआई करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन से बहुत स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ट्विस्ट करेगा आरबीआई। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? ऑपरेशन ट्विस्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो, आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई जो है वो सेल करता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को और बाई करता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को,
क्यों करता है सेल शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को? इमेजिन करो, सोचो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को जो है वो आरबीआई सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो वो पैसे ले रहा है, मार्केट से पैसे ले रहा है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को बेच रहा है। बाई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीद रहा है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की जो सप्लाई होगी जो मार्केट में, वो क्या होगी? फॉल करेगी। फॉल करेगी तो क्या होगा? डिमांड, वो प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड जो है वो घटेगी। और अगर उनकी यील्ड घटेगी, उससे प्रॉफिट लोगों, जो यील्ड होती है जो बेसिकली अगर वो घट रही है तो उस पर जो लोग हैं उस पर कम, अगर आपको उससे कम इनकम हो रही है तो आप उस बॉन्ड को नहीं खरीदेंगे। लॉन्ग टर्म बॉन्ड को आप नहीं खरीदेंगे अगर उसकी यील्ड गिरेगी, और शॉर्ट टर्म बॉन्ड को सेल करें जिससे उसकी यील्ड जो है वो बढ़ेगी। अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल प्रेफर बाइंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ओवर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। तो क्या होगा? अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को इन्वेस्टर्स प्रेफर करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और यही आरबीआई का फिलहाल के लिए अप्रोच है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में का प्राइस को फॉल करके जो आरबीआई है वो ऑपरेशन ट्विस्ट करेगी। ऑपरेशन ट्विस्ट से क्या होगा? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो हैं उनके प्राइस फॉल करेंगे, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म्स में ऐसे ही समझाया जा सकता है यील्ड और मार्केट प्राइस का रिलेशन। तो ऐसा प्लान किया जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट कि डेफिनेटली आरबीआई विल केम अप सर्टेन ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मोर स्पेसिफिकली ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? सेल शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड बाई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। This bring down the yield on the dated bond which can be used by the government to borrow cheaply। और जिससे कि जो ऑपरेशन ट्विस्ट होगा उससे एक और फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा, जब लॉन्ग टर्म हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो चीप हो जाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट को सस्ता लोन मिलेगा। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट जब होगा, लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं वो अगर आरबीआई खरीदेगी तो उससे क्या होगा? जो लॉन्ग टर्म का जो इंटरेस्ट है वो कम होगा। जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इंटरेस्ट कम होगा, क्यों कम होगा? क्योंकि उसकी यील्ड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट गवर्नमेंट को कम देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को सस्ता लोन मिलेगा। लॉन्ग जो गवर्नमेंट जी सिक्योरिटीज़ होती है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ज़्यादा होती है, तो और गवर्नमेंट इस समय लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ही चाह रही है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ही लोन लेना चाह रही है। आप देखेंगे अगर बॉन्ड जो बॉन्ड मार्केट से एक्टिव, उनको पता है कि 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है। 10 years लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। तो इससे क्या होगा? जो गवर्नमेंट है उसको लोन सस्ता पड़ेगा, सस्ता लोन लेना पड़ेगा, और इस सस्ता लोन रहेगा लेकिन फिर भी जो यील्ड होगी वो होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही यील्ड जीरो कर दे आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन से, कुछ यील्ड रहेगी। ईजियर यील्ड या सॉफ्टर यील्ड इज़ नेसेसरी और चीपर लोन इज़ नेसेसरी। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं उनको भी मार्केट से बोरो करना है। इसको भी आरबीआई ध्यान में रख के एकदम से सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं करना, इतना यील्ड और मार्केट प्राइस मेंटेन करना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बोरो कर सके मार्केट से बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। द टोटलिंग बोरोइंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कुड रीच इवन 20 ट्रिलियन इन दिस फिजिकल रियल मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट को मिला करके जो जितनी टोटल बोरोइंग होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 ट्रिलियन की होगी। 20 ट्रिलियन की बोरोइंग्स होगी, मतलब गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज द इशुएंस ऑफ जी सिक्योरिटी। अब बॉन्ड मार्केट में और ज़्यादा गवर्नमेंट के आपको जी सिक्योरिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो कितना फॉल होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना प्राइस बढ़ेंगे, ये सब डिपेंड करता है आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। अब देख लेते हैं सम अदर क्लिप्स। इन इंटरग्लोब आइज वर्जिन ऑस्ट्रेलिया। Rahul Bhatia owns Interglobe Enterprises is eyeing Australia's second largest airline Virgin Australia Holdings, which सेंट्स बैंकरप्ट लास्ट मंथ। जो ऑस्ट्रेलिया की वर्जिन ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन है वो बैंकरप्ट हो गई है, जिसको खरीदने के लिए इंडिया में राहुल भाटिया की जो कंपनी है इंटरग्लोब वो कोशिश कर रही है जिससे कि नई एविएशन इंडस्ट्री में वो एंटर कर सके। तो इस न्यूज़ को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पंजाब फर्स्ट स्टेट्स टू विड्रॉ हाइक इन द मिनिमम वेज। पंजाब ने एक और डिसीजन लिया है जिसने जो मिनिमम वेज को जो हाइक करने का जो अनाउंसमेंट था, जो ऑर्डिनेंस था, उसको रिवोक कर लिया है पंजाब गवर्नर ने फिलहाल के लिए, और बोला है कि अभी कोई भी इंक्रीज नहीं होगा मिनिमम वेजेस में। जो मिनिमम वेजेस पहले चल रही थी वही चलेंगी, जिससे कि जो इंडस्ट्री है उस पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। अब देख लेते हैं रेगुलेटर लेंस ऑन एमएफ अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज।
जो मार्केट रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो बहुत ध्यान रख रहा है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के बाद से, जैसे अपनी 6 जो स्कीम्स थी उनको बंद कर दिया था, उनको उसको बंद कर दिया था। उसके बाद जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है सारी डेट स्कीम्स पर, उनके पोर्टफोलियो पर कि कितना इन्वेस्टर को एक्सपोजर हो रहा है, कौन से कितना जो रिडम्पशंस हैं कितने बच्चे हैं, जिससे कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल ना। इस न्यूज़ में हालांकि कुछ नहीं है, बस इतना सा है कि रेगुलेटर लेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज़। जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर कौन है? SBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया, सेबी, जो कि आइज रखे हुए अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड, ताकि कोई भी ऐसा डिफॉल्ट की कंडीशन ना आए। गवर्नमेंट आस्क्ड DRDO टू रिवाइव वर्क ऑन बायोलॉजिकल डिफेंस इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने DRDO से कहा है कि जो बायोलॉजिकल डिफेंस इनिशिएटिव को दोबारा से रिवाइव किया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कोविड-19 जो हो रहा है इसमें वर्ल्ड में, दैट वाज अ बायोलॉजिकल वेपन्स बीइंग डेवलप्ड बाय द चाइना, और जिसका लीकेज हो गया, जिसकी वजह से सारा इशू या जो पैंडेमिक है जो वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने बायोलॉजिकल डिफेंस इनिशिएटिव को रिवाइव किया है। गवर्नमेंट ने भी DRDO को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी करी जाए, और उससे गवर्नमेंट इंडिया को या सिक्योरिटी देने के लिए प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दी जाए कि अगर ऐसा कोई बायोलॉजिकल वेपन कभी इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किया था जस्ट लाइक कोविड-19, तो उससे इंडिया के पास प्रॉपर सिक्योरिटी रहे और प्रॉपर रेजिलेंस रहे उसको उससे फाइट करने के लिए। आज की न्यूज़ में इतना ही। आज का न्यूज़ ऑफ द डे है बैंक्स में स्टार्ट विद 60,000 करोड़ NPAs। दिस इज़ द न्यूज़ ऑफ द डे, प्लीज़ रीड दिस न्यूज़ इन डिटेल। और आज के वोकैबुलरी ऑफ द डे है एनविल। एनविल मीन ahran or sandan. It is a heavy block of the iron or steel on which hot metals are shaped by hammering. ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ था? ये जब हमारा फर्स्ट न्यूज़ है उसके कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट से कि एनुअल तैयार करें कोविड जो इकोनॉमिक पैकेज आ रहा है उसके लेकर के, कि हम पैकेज ला रहे हैं, आप सहारा सपोर्ट तैयार करिए जिससे कि वो पैकेज जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके। रैटल मीन्स परेशान। परेशान की न्यूज़ हमने किस में? RBI और जो हमारा बॉन्ड मार्केट वाली न्यूज़ थी उसमें डिस्कस किया था कि यार जो बैंक्स के पास जो लैंड लिक्विडिटी पड़ी हुई है 8 ट्रिलियन की, उसने बॉन्ड मार्केट को रैटल कर दिया है, परेशान कर दिया है। All these are the references. If you like, please share and subscribe. Thank you, student.